Hello everyone, welcome to the fourth part of our 2022 PYQ सीरीज़। बच्चों इसके पहले तक पार्ट थर्ड तक हम लोगों ने 2022 के जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोगों ने कर लिया था। और आज से हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और उसके आगे देखेंगे क्वेश्चंस कैसे थे और उनको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं और सीखेंगे कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो PYQs क्वेश्चन के मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि PYQs सॉल्व करने का जो सबसे बड़ा पर्पस है वो ये है कि ठीक है वो क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं रिपीट होगा वो तो एक अलग बात है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है PYQs सॉल्व करने की, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि हम क्वेश्चन के लेवल को पहचानते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उस लेवल को पहचान करके अपनी प्रिपरेशन को चेक करते हैं कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं, हम जैसे पढ़े हैं, जैसे प्रिपरेशन किए हैं वो कितना हद तक इन क्वेश्चन से मैच कर रहा है। तो ये प्रिपरेशन को चेक करने का, क्वेश्चन के लेवल के स्टैंडर्ड को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि PYQs को सॉल्व करो और देखो कि तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो विदाउट एनी काइंड ऑफ हेल्प। जब मैं क्वेश्चन करता हूँ तो तुम चाहो तो उसको पॉज करके पहले खुद भी देखो कि हम इसको सॉल्व कर पा रहे कि नहीं हो पा रहा है, देन सी द सोल्यूशन। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बाकी वो रिपीट क्वेश्चन किसी साल का किसी दूसरे साल में आ जाए वो तो अलग बात है, दैट इज़ अनदर थिंग। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग हर एक ईयर के हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर सिर्फ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, एनालिसिस भी कर रहे हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग कौन से चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स पे हमको बहुत अच्छे से फोकस करना है, उन चैप्टर्स के किन टॉपिक्स को अच्छे से फोकस करना है। ये सब चीज़ें PYQs करने के बाद हमें खुद ब खुद पता चल जाती है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फोर्थ पार्ट ईयर 2022 का क्वेश्चन नंबर 32 से। देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन, जो कि काइनेमेटिक्स में ग्राफ हम लोग इतना ग्राफ पढ़े हैं तो उसके सामने तो ये बहुत बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है, जो ग्राफ की पूरे लेक्चर्स मैंने बताए हैं, हर एक लेक्चर को जाकर देखो और सीखो क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू पार्टिकल्स आर शोन इन द फिगर। भाई दो पार्टिकल ए और बी, इनके डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, ए के लिए भी बी के लिए भी। स्ट्रेट लाइन ग्राफ का मतलब सब जानते हो कि जो वेलोसिटी है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज, ए और बी के वेलोसिटी का रेशियो हमको फाइंड करना है। VT ग्राफ हम लोग VT ग्राफ की बात कर रहा हूँ। XT ग्राफ हम लोग जब भी पढ़ते हैं तो जो वेलोसिटी होती है, इनफैक्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है वो क्या होता है, दैट इज स्लोप ऑफ XT ग्राफ। अच्छे से पता हम लोग को। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमको मिले कहीं पर भी तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर हमको निकालनी है तो वो क्या होता है, XT ग्राफ का स्लोप। अब जो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो जो इंस्टेंटेनियस है वही एवरेज भी होगा क्योंकि वेलोसिटी इज कांस्टेंट। लेकिन ये चीज़ हमको ध्यान रखना है, कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आए तो उस ग्राफ का जो स्लोप है वही उसका वेलोसिटी है। अब दोनों कर्व के स्लोप को फाइंड कर लो, वही इनका रेशियो होगा। और स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, हम सब जानते हैं कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, जहाँ थीटा क्या होगा, टाइम एक्सिस से बनाया गया एंगल। तो अगर मैं अप्लाई करूँ फॉर्मूला VA/VB इज इक्वल टू इस कर्व का स्लोप कितना होगा, tan 45, इस कर्व का स्लोप कितना होगा, tan 30। वेरी सिंपल थिंग। ठीक है, तो दोनों की जो वेलोसिटी का रेशियो होगा दोनों के कर्व के स्लोप के रेशियो के बराबर होगा। तो tan 45 इज 1 एंड tan 30 इज 1/√3। तो व्हाट यू गेट इज √3:1। यही तुम्हारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 3। देख लो कितना आसान सा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है।
बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो फोकस कहाँ करना है? फोकस करना है बहुत बेसिक चीज़ों पर, एकदम बेसिक चीज़ों पर। जो चैप्टर्स के हैं उनको पढ़ो, फॉर्मूले को पढ़ लो, उससे भी तुम्हारा बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ऑलमोस्ट 150 मार्क्स तो तुमको फिजिक्स में आ ही जाएंगे अगर तुमको चैप्टर्स के बेसिक्स क्लियर है और फॉर्मूले अच्छे से प्रिपेयर किए हो तो। ठीक है, फिलहाल चलेंगे 33rd क्वेश्चन की तरफ। डू इट फास्ट। अब जो 33rd क्वेश्चन है, जिसके लिए मैं हमेशा तुमसे एक बात कहता हूँ कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाला चैप्टर पढ़े, कुछ बातों को ध्यान रखना। एक तुमको टास्क भी मैं बता रहा हूँ, तुम्हें करना क्या होगा। जब भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट के जस्ट बाद जो अगला चैप्टर है पार्ट क्लास 12th की फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसी के जज्बा है। इसमें 2-3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट है जो हमको अच्छे से पता होना चाहिए, और दूसरे मैक्सवेल्स के इक्वेशन। ये 2 चीज़ हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। एक और चीज़ है जो कि सिर्फ हमको अच्छे से मेमोराइज करनी ही याद करनी है, और वो होता है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जब भी ये चैप्टर पढ़ो, एक बात का हमेशा रखना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अच्छे से हमको याद करना है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि मैं तुमको क्या कह रहा हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमको याद करना है। याद करना क्या है? अब स्पेक्ट्रम क्या है मैं बता दूँ, जर्नलिस्ट को नहीं पता है। जब तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर ओपन करते हो तो फिर जब आगे बढ़ते हो चैप्टर में तो टेबल तुमको मिलता है जिसमें अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनके फ्रीक्वेंसी होते हैं, उनके वेवलेंथ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके इफ़ेक्ट्स, उनके ओरिजिन, सब कुछ हमको पता होता है। तो ये चीज़ हमको याद करना है। जैसे एग्जाम में तो अब ये क्या है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। अगर तुमको पता है कि रेडियो वेव का वेवलेंथ क्या होता है तो पता है। अगर तुमको पता है कि एक्सरेज की वेवलेंथ, हालांकि इसमें बेहतर होता कि रेंज लिखा होता, क्योंकि जो भी रेडिएशन होते हैं उनका एक सर्टेन वेवलेंथ नहीं होता, एक रेंज होता है। यहाँ से यहाँ तक एक्सरे, यहाँ से यहाँ तक इंफ्रारेड लिखा होता तो बेहतर होता, लेकिन फिर भी जो वैल्यूज़ हैं उसके हिसाब से हम लोग गेस कर सकते हैं कि किस रेंज के भीतर ये वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं उनके वेवलेंथ के रेंज कहाँ से कहाँ तक होते हैं, रेडियो वेव की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, माइक्रोवेव की वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ कहाँ से कहाँ तक है, या फिर एक्सरे का वेवलेंथ क्या होता है। ये रेंज ऑफ वेवलेंथ हमको अच्छे से याद रखना है, और फ्रीक्वेंसी भी। तो ये तुम्हारे लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है, तुमको इसको करके कमेंट बॉक्स में इसके आंसर को बताना है कि किस वेवलेंथ का कौन सा, किस वेव का कौन सा वेवलेंथ मैच कर रहा है। अगर नहीं क्लियर है, नहीं याद है, अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी बुक निकालो या फिर कोई दूसरी बुक जहाँ पे स्पेक्ट्रम लिखे हुए हैं, स्पेक्ट्रम को देखो, वेव्स के वेवलेंथ को देखो और मैच करके बताओ कि कौन से लिस्ट ए के वेव्स लिस्ट 2 के वेवलेंथ से मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, तुमको देख के पता चलेगा कि यार किस चैप्टर में हमको क्या चीज़ पढ़ के जाना है। अभी यहाँ पे वेवलेंथ है, हो सकता है 2024 में फ्रीक्वेंसी आ जाए कि मैच द फ्रीक्वेंसी, क्या दिक्कत होगी फिर, अच्छी बात है फिर तो ये सब चीज़ हमको ध्यान रखनी। यही सब तो फ़ायदा PYQs को सॉल्व करने के, हमको पता चलता है कि गिवन चैप्टर में क्या क्या चीज़ हमको पढ़ करके जाना है। ठीक है, तो बुक से पहले चेक करोगे, उसको याद भी करोगे और इसका आंसर भी बताओगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में। लेकिन एक बात और कह दो कि सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी ही नहीं, और भी चीज़ें याद कर लेना, जैसे कि किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इफ़ेक्ट क्या होता है, या उसका हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। ठीक है, या फिर उसका ओरिजिन कैसे होता है, सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। अच्छे से पढ़ के, विधिवत पढ़ के इसका आंसर मुझको बताना होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, डू इट फास्ट। क्वेश्चन 34 अगेन एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसको देखते क्या कह रहा है कि टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, इस बात का ध्यान रखना कि कंडक्टिंग स्फीयर की बात हो रही है। ठीक है, जो स्फीयर है वो कंडक्टर के बने हैं
ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विथ R1 इज़ क्वाइट ग्रेटर देन R2। R1 जो है वो R2 से बहुत बड़ा है। तो दो हमने स्फेरिकल कंडक्टर लिया, ठीक है, और जिनके रेडियाई हैं R1 और R2 एंड R1 इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन R2। ये क्वेश्चन में कह रहा है। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कह रहा है कि हैव इक्वल चार्जेस। उन दोनों कंडक्टिंग स्फीयर को हमने इक्वल चार्ज दिया है। तो कंडक्टर के बारे में तुमको मैंने कुछ बातें बताई थी कि कंडक्टर को जब भी तुम कोई चार्ज दोगे तो वो उसके सरफेस पे जाकर के डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है कि कंडक्टर का जो सरफेस होता है वो एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है। इसके पूरे हर एक पॉइंट पे सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। एंड सो इज़ ट्रू फॉर दिस, ठीक है। तो भाई दोनों पर चार्ज तो इक्वल इक्वल दिए गए हैं, ठीक है। ये चार्ज मान लो Q और ये चार्ज भी मान लो Q, और दोनों के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो अब एक ही पोटेंशियल का ये मतलब नहीं कि दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। एक ही पोटेंशियल का मतलब ये है कि इसके पूरे सरफेस का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। तो कंडक्टर का सरफेस एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, जिसके सरफेस पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। के कॉन्स्टेंट है और चार्ज दोनों का सेम है, तो V जो प्रोपोर्शनल होगा वो प्रोपोर्शनल होगा 1/r के। बस यहाँ से तुम्हारा बात हो जाएगा। तो जिसका R कम होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दूसरे वाले के। तो फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है कि इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ना। सिंपल फॉर्मूला जो पता है उसको अप्लाई कर दो। तो इक्वल ऑन बोथ द स्फीयर ये तो पॉसिबल नहीं है। डिपेंड्स ऑन मैटर स्फीयर, पोटेंशियल उस कंडक्टिंग सरफेस के मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता है। मोर ऑन बिगर स्फीयर, एंड इसको चेक कर सकते हो कि मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर इज करेक्ट आंसर। जिसका R कम होगा उसका V भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर इज राइट आंसर, ठीक है। तो चलेंगे 35th की तरफ, डू इट फास्ट। 35th का क्वेश्चन इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस से लिया क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, एनर्जी पर बेस्ड है। देखते हैं क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 900 माइक्रोफैरेड, अच्छी बात है, इज चार्ज्ड बाई 100 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। एक 900 पिकोफैरेड की एक बैटरी है, सॉरी कैपेसिटर, इस बात को ध्यान रखना कि ये पिकोफैरेड है, ठीक है। इन सब बातों से मिस्टेक नहीं करनी है। तो 900 पिकोफैरेड के एक कैपेसिटर को 100 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इस पर चार्ज स्टोर होगा, एनर्जी स्टोर करेगा, जो प्रोसेस होता है सब कुछ वैसे होगा। फिर कह रहा है कि देन इट इज़ डिसकनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी। फिर उस कैपेसिटर को इस बैटरी से हमने क्या किया, डिसकनेक्ट कर दिया, और डिसकनेक्ट करने के बाद दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ मैंने जोड़ दिया। और कैसे जोड़ा, फिगर में देख रहे हो। इस बात को ध्यान रखना है कि दूसरा कैपेसिटर जो जोड़ा गया है उसकी कैपेसिटेंस भी सेम है, दैट इज़ 900 माइक्रोफैरेड, लेकिन वो अनचार्ज है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम। इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सिस्टम कह दिया तो दोनों को मिला करके बात करनी है, ठीक है। इस पूरे सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। सबसे पहले हम ये तो पता कर लें कि इस सिस्टम का जो कैपेसिटर ये वाला है जो कि चार्ज था, उसमें कितनी एनर्जी स्टोर थी, क्योंकि उसी की एनर्जी जो बचेगी वो इसमें, और इसमें क्या होगा, शेयरिंग होगी। लेट अस कैलकुलेट फर्स्ट कि द कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड में कितना एनर्जी स्टोर किया गया बाय दिस 100 वोल्ट बैटरी, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ U इज़ इक्वल टू हाफ CV², ठीक है। तो हाफ C इज़ 900 पिकोफैरेड को भूलना नहीं, -12, और 100 का स्क्वायर 10⁴,
9/2 किया तो 4.5 और 4 + 2 6 -12 ये है तो -6 जूल। तो 4.5 × 10⁻⁶ जूल को देख कर कि तुरंत इस पर टिक मत लगा देना। ये तो इस कैपेसिटर की एनर्जी है, हमको इस सिस्टम की पूछी गई है। सुनो अब होगा क्या। ये जो कैपेसिटर है इसको 100 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया गया है, तो इसका वोल्टेज भी 100 वोल्ट है। हमने इसको अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। तो फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉमन पोटेंशियल का, कि जब किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करोगे तो उनमें शेयरिंग होगा चार्ज का, और तब तक होगा जब तक कि दोनों की पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, जिसको हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे C1V1 + C2V2 / C1 + C2। तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो कहीं भी दो कंडक्टर को आपस में हम कनेक्ट करें दूसरे से, तो दोनों के बीच क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, और वो तब तक होगा जब तक ये दोनों का जो पोटेंशियल है वो इक्वल ना हो जाए। उसी को हम कहते हैं कॉमन पोटेंशियल। उस कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो ये होता है C1V1 + C2V2 / C1 + C2। अब इसको अगर मैं लगाऊं इस फॉर्मूले को, तो C1 × V1 प्लस C2V2 अनचार्ज है तो वोल्टेज इज 0 / C1 + C2, तो 900 + 900 यू गॉट 1800 पिकोफैरेड। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, 50 वोल्ट इज द आंसर। वैसे सिंपल सी बात है, कभी भी किसी चार्ज कैपेसिटर को किसी अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट करो, अगर आइडेंटिकल हो तो वोल्टेज हमेशा आधा हो जाता है, ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब इसका भी कितना हो गया 50 वोल्ट, अब इसका भी कितना हो गया 50 वोल्ट, दोनों को जोड़ लो जो आ जाए एनर्जी। तो अब जो एनर्जी होगी सिस्टम की, ½ CV² × 2। ठीक है, ½ CV² × 2 करके देख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आएगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो आई थिंक इसको सॉल्व करने पर जो पहला पार्ट आएगा वो फर्स्ट आंसर इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन ये भी है, बहुत मुश्किल, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, इसको करने बहुत कुछ सोचना पड़े। ठीक है, ये कौन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, बहुत इसको यूज़ करते हैं, बहुत क्वेश्चन बनते भी इससे, तो मेक श्योर कि इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाए तो बेहतर होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमको याद होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलेंगे 36 की तरफ, डू इट फास्ट। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन में 36 की तरफ। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई मॉलिक्यूल्स कंटेन्ड इन 4.5 किलोग्राम वाटर एट STP। 4 किलोग्राम वाटर में कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो टोटल वॉल्यूम है वो हमसे पूछा है STP पर। एक बात कह रहा है कि इफ़ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैनिशेस, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैनिशेस, अगर उन जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वो ख़त्म हो जाए तब की बात कर रहा है। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ख़त्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच कोई इंट्रैक्शन नहीं रह जाएगा, मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर हो गए, तो जो 4 किलोग्राम ऑफ वाटर है इसको हम लोग एक गैस की तरह कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, तो तुमको उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है STP पर। तो हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो ये होता है कि PV = nRT। अब STP पर हम सब जानते हैं कि प्रेशर कितना होता है 10⁵, यानी कि 1 atm। वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना दिया है 4.5 किलोग्राम, इसको ग्राम में चेंज कर लिया जाए, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास
18 ग्राम, जो कि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में है तो मास को भी ग्राम में चेंज कर लिया। गैस कांस्टेंट इज 8.31 और एसटीपी पर जो टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन। सिंपल सा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ से इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करके यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो इसे सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेट करो और वॉल्यूम यहाँ से, ऑब्वियसली हमें जो भी यूज़ किया है सब कुछ ऐसा सिस्टम में यूज़ किया है तो वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में आएगा, इस बात को ध्यान रखना। तो इसे कैलकुलेट करके चेक करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सिंपल सा क्वेश्चन था, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। चलेंगे 37 की तरफ, डू इट फास्ट। डायमेंशनल चीज से एक क्वेश्चन देखो हमेशा हर साल आना ही आना है। ठीक है, तो मेक श्योर कि डायमेंशन में जो भी चीज़ों को मैंने पढ़ाई है उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हो। कोई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नोट्स नहीं, कोई स्टडी मटेरियल नहीं, सिर्फ जितने इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे मैं डायमेंशन में तुमको पढ़ाए हैं, जो भी चीज़ बताई है सिर्फ वो भी कर लोगे तो बिलीव करो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा तुम्हारा डायमेंशन का। जितनी चीज़ें बन सकती सब मैंने कवर किया। अब ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने तुमको हमेशा कहता हूँ यार देखो डायमेंशन याद नहीं करना चाहिए, मगर याद अगर है तो कोई बुराई नहीं है, और अगर नहीं है तो तरीका खोजेंगे। डायमेंशन कैसे निकालते उसका कुछ मेथड खोजेंगे, फॉर्मूला खोजेंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या है, लिस्ट 1 दिया हुआ है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लिस्ट 2 दिया है, उनका डायमेंशन है, सिर्फ तुमको मैच कराना है। पता है तो ठीक, वरना कैलकुलेट करेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन कुछ चीज़ें अगर पता हो तो क्या ही दिक्कत है। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी है तो हम लोग इतनी बार यूज़ करते, सबको पता होता है m-1 L³ T-2। तो ये तो हो गया तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर फोकस करना, एनर्जी चाहे कोई भी हो, मैकेनिकल, केमिकल, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल, कोई एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होता है। और एनर्जी इतनी कॉमन क्वांटिटी है जिसका हमको सबको डायमेंशन होता है ml² T-2। दिस इज योर हियर। फिर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब ये क्या होता है, तो ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो एनर्जी मास से डिवाइड कर दो, तो एनर्जी मास से डिवाइड करोगे m कट जाएगा L² T-2। तो L² T-2 इज हियर। हाँ, बशर्ते ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता क्या है, वर्क डन पर यूनिट मास। फिर है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, जो होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट मास। वैसे जो बचा है वही है, मगर बता दे रहा हूँ। तो फोर्स mLT-2, तो m कटा L-2, तो दिस इज हियर। ठीक है, तो अगर फॉर्मूले हमको याद हैं, थोड़ा कॉमन सेंस अगर यूज़ किया जाए तो फटाफट क्वेश्चन कर लेंगे ऐसा क्वेश्चन भी। चलेंगे 38 की तरफ, डू इट फास्ट। अब ये देखो एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ज्ञानवर्धन करने वाला क्वेश्चन है। कोई न्यूमेरिकल तो बहुत लगाते हो, फॉर्मूला तो बहुत यूज़ करते हो, कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अलग टॉपिक से कुछ सीखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने बहुत पढ़ा है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। तो उसी से क्वेश्चन बना के हम हमारे सामने लेकर के आए। कह रहा है कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसका यूज़ करते हो कि टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एन अननोन रेजिस्टेंस x। एक बात कंफर्म करा है कि ये जो रेजिस्टेंस x है इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, बाय एडजस्टिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस y। अब ये जो y रेजिस्टेंस है ये वेरिएबल है, इसको वेरी करते हुए इसको बदल बदल कर चेक करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब कह रहा है कि फॉर द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ x, इस चीज़ को ध्यान रखना कि x की वैल्यू में प्रिसीशन हमको रखनी है। ठीक है, x की वैल्यू के प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए, एकदम एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए द रेजिस्टेंस P एंड Q शुड बी, P और Q कैसा होना चाहिए। 4 रेजिस्टेंस है P Q X Y। x की वैल्यू फाइंड करनी है, अननोन है, कैसे फाइंड करना है, y को वैल्यू को चेंज करते हुए, यह है वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो P और Q कैसे होनी चाहिए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
शुड बी वेरी लार्ज एंड अनइक्वल। भाई लार्ज काहे को रखोगे, लार्ज रख करके क्या सर्किट की हमको ऐसे की तैसी करनी है क्या? तो रेजिस्टेंस बहुत लार्ज नहीं होना चाहिए, ओम्स लॉ को फॉलो करके ही हमको आगे बढ़ना है। तो फर्स्ट ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं है। डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल, ये कहाँ से हो गया भाई? पी और क्यू का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, इनकी वैल्यूज़ का बड़ा ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ेगा एक्स की वैल्यू के प्रिसाइज मेजरमेंट पे। शुड बी अप्रॉक्सीमेटली तो हवा वाला ऑप्शन है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, कहाँ से 2x आ गया, है ना? शुड बी स्मॉल एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, ये बहुत ज़्यादा चारों ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है ना कि आंसर नहीं आ रहे होते, लेकिन लगता है यार कि विच ऑफ द ऑप्शन इज लॉजिकली फिटिंग। फॉरगेट अबाउट कॉन्सेप्ट, फॉरगेट अबाउट रूल्स, कुछ नहीं पता, लेकिन चौथा ऑप्शन लॉजिकली फिट होता दिखता है, शुड बी स्मॉल, और बढ़िया ही अगर दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो मैथमेटिकली सॉल्व कर दिखाता हूँ। तो भैया बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि P बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई वाई, यही पढ़ते हो, लगा दिया जाए। तो P बाई एक्स इज इक्वल टू क्यू बाई वाई। तो यहाँ से मुझको अगर x निकाल तो x इज इक्वल टू क्या होगा? P बाई क्यू इंटू वाई कर दिया। अब यहाँ देखो P बाई क्यू की जो वैल्यू आएगी उसको मान लो मैंने किया कहाँ K इंटू वाई। अब ये बताओ K की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, और P बहुत ज़्यादा है, Q बहुत कम है, दोनों के बीच डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा, तो ये K बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बहुत बड़ी वैल्यू से क्या दिक्कत होगी? अगर Y की वैल्यू में हल्का सा चेंज करोगे तो चूँकि K बहुत बड़ा है, X पे शायद फ़र्क ना पड़े, तो Y को चेंज करने के बाद भी X में प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं मिलेगा। एंड सो इज़ ट्रू व्हेन K इज़ वेरी स्मॉल। तो P और Q में से अगर ये बहुत बड़ा है, अगर या ये बहुत बड़ा है, तो फिर जो X के वैल्यू में जो प्रिसिशन है वो नहीं मिलेगा। तुम पता है कि Y को चेंज किए जा रहे हो, X पर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि P बाई Q या तो बहुत बड़ा हो गया तो बहुत छोटा हो गया। हम चाहेंगे कि Y में हल्का सा भी चेंज हो, X में चेंज आ जाए। उसके लिए ये वैल्यू अगर आसपास 1 के हो तो कितना अच्छा है, और वो तब होगा जब P और Q ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, शुड बी स्मॉल एंड अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो तो बहुत ही अच्छी बात होगी, प्रिसिशन अच्छा मिलेगा तुमको X की वैल्यू में। ठीक है, तो अच्छा था, ज्ञानवर्धन करने वाला क्वेश्चन था। चलेंगे 39 की तरफ, डू इट फास्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना हम लोगों ने इस चैनल पे बहुत अच्छे से सीखा है कि कैलकुलेशन में, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में जो रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड करने को, वो हमने तुमको बहुत अच्छे सिखाए है, प्रैक्टिस भी की, एग्जाम्पल भी किए, अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझे। जिन बच्चों नहीं देखा है उसको देखेंगे, इस चैनल तुमको बहुत कुछ मिलेगा ऐसा जो कि इस क्वेश्चन पेपर में हमको जिससे क्वेश्चन को मिल रहे हैं। डायमेंशन बहुत अच्छे से पढ़ा हम लोगों ने, एरर बहुत अच्छे से पढ़ा, और सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अच्छे से पढ़े, एकदम बहुत डीप में जाके समझा। अब यहाँ पर क्या करा है कि एक रेक्टेंगल है जिसके लेंथ दिया है 55.3 और बेड दिया है 25। इसका एरिया कैलकुलेट करना है, वो भी राउंड ऑफ। दो चीज़ों को ध्यान रखना कि राउंड ऑफ करते हुए, आफ्टर राउंडिंग ऑफ एंड इन करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले एरिया कैलकुलेट किया जाए। A इज इक्वल टू 55.3 इंटू 25। इसको सॉल्व करने पर 138 2.5 मीटर स्क्वायर आएगा, चेक कर लेना। लेकिन हमें राउंड ऑफ करके और करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स में आंसर देना है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या बताया गया था कि जब दो लोगों का तो मल्टीप्लाई या 3 का भी करो, तो जिस संख्या में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2। तो 2 वाला कम है, तो इस आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए।
तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कैसे बनाया जाए, चेक कर लो ऑप्शन। इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 2, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। सिंपल सा रूल है, राउंड ऑफ भी कर दिए, ये 1300 जो 82 आया था उसको 1400 कर दिया, सिंपल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि रूल्स को देखो, रूल्स ये कहता है कि जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम थे तो यहाँ भी 2 ही होने चाहिए, ठीक है। चलो तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे करेंगे अपने इस क्लास को स्टॉप। 30 क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच गए हैं, बचे हैं 11 क्वेश्चन। ये 11 क्वेश्चन पार्ट नंबर 5 में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और इस तरीके से ही एक एक पार्ट को लेकर के हम लोग एक एक साल के ईयर के जो भी पेपर हैं उसे कई पार्ट वाइज में कंप्लीट करते चलेंगे, ठीक है। तो जो भी हम लोग सीख रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, वो काम आएगा हमारे एग्जामिनेशन के समय, ठीक है। तो प्रिपरेशन करते रहो और अगर जो भी डाउट है सब बताओ मुझको, हम लोग उस पर सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।